हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगामी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए उससे रिलेटेड तैयारी को अंजाम अपना देंगे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट को समराइज करने की कोशिश करेंगे और जो प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर एक अनुभव या अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि 2023 के आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में जो 4 मार्च को शायद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, समय न जाया करते हुए। चलिए ठीक, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, जो ठोस अवस्था चैप्टर है 70 नंबर के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के पेपर में से 5 अंक इससे आने निर्धारित है। इस चैप्टर से 5 अंक आना तय है और हमने 2022 के 7 के सातों सेटों का अवलोकन किया तो वहां पर हमने देखा कि 5 अंक के क्वेश्चन इस पैटर्न में आ रहे थे। जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो इस पैटर्न में आ रहे थे। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, बहुविकल्पी। एक क्वेश्चन कैसा था? ऑब्जेक्टिव था, बहुविकल्पी। और 2 क्वेश्चन कैसे थे? सब्जेक्टिव थे। दो क्वेश्चन कैसे थे? सब्जेक्टिव थे, लिखने वाले थे, लिखित रूप से थे। ठीक 3 क्वेश्चन आ रहे थे इस चैप्टर से। 3 क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। अब ये जो क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 नंबर वाला, इसको हमने ऑब्जर्व किया तो जो ठोस क्रिस्टल की आवर्त सारणी दी गई, ठोस क्रिस्टल की जो सारणी दी गई है जिसमें घनी, टेट्रागोनल, रोम्बाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, उनके सबके बारे में जो डिस्कशन दिया गया, उनकी भुजाएं और उनके बीच बनने वाले कोण और जो उससे एग्जाम्पल्स थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ से मैच कर रहा था और कभी कभी इकाई सेल संख्या निकालने से आ रहा था कि जैसे एससीसी में होता है उसमें इकाई सेल संख्या 1 होती है, बीसीसी में 2 होती है और एफसीसी में 4 होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिकली वहाँ से आ रहा था। और एक जो 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था उसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जो आपके पास पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट, 1-2 नंबर का क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहा था। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ठोस जो बिंदु दोष होगा, ठोसों में बिंदु दोष, एक क्वेश्चन 2 नंबर का वहां से देखने को मिला है। और आगे देखा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था घनत्व निकालने पर। क्या? घनत्व निकालने पर, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला था रो इक्वल टू घनत्व D इक्वल टू Z इंटू M अपॉन AQNA। ये इसका अध्ययन किया गया। जो 5 अंक का आपका ठोस अवस्था का चैप्टर आ रहा था उससे बस ये 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बिंदु दोषों से उठकर आ रहा था और 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन दिया गया था और उससे रिलेटेड जो है आपका घनत्व निकालने को पूछ रहा था। ये वाला फॉर्मूला लग रहा था D इक्वल टू, जहाँ D क्या है? घनत्व है, Z क्या है? इकाई सेल संख्या है, M क्या है? परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं, और AQ क्या है? क्रिस्टल कोर की, जो क्रिस्टल आपके पास जालक होगा उसकी भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई या एज लेंथ बोल सकते हैं। और Na क्या था? आवोगाड्रो नंबर, जिसका मान 6.023 × 10⁻23 यूनिट होता है। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ गए। अब हम इसी के अनुभव के आधार पर आने वाले 2023 के आने वाले पेपर में क्वेश्चनों की कुछ परिकल्पना करते हैं और हम लोग ये लगभग मान के चलते हैं कि जो पाठ्यक्रम 2022 में था वही पाठ्यक्रम 2023 में भी है। तो क्वेश्चन आने का तरीका तो वही रहने वाला है और कॉन्सेप्ट भी वही रहने वाला है। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। ये मान सकते हैं कि इस वर्ष भी जो आने वाला क्वेश्चन होगा, ऐसे 1 नंबर का जो आने वाला क्वेश्चन होगा वो भी हो सकता है उसी टेबल से उठकर आए, या इकाई सेलों की संख्या पूछ ले
और हो सकता है जो इस बार का 2 नंबर का क्वेश्चन है वो पॉइंट इफेक्ट से है। पॉइंट इफेक्ट हो सकता है पिछली बार नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पूछा गया होगा तो इस बार स्टोइकियोमेट्रिक पूछ लिया जाएगा, या पिछली बार स्टोइकियोमेट्रिक पूछा गया होगा तो इस बार नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पूछ लिया जाएगा, या फ्रेंकल पूछा गया, फ्रेंकल और शॉर्ट की भी पूछा जा सकता है, वो भी दोष हैं, बिंदु दोष ही हैं आपके। क्लियर। और डेंसिटी ये तो श्योर सर्टेन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल से। और एक चीज और अभी छूट रहा है, एक होता था यौगिक सूत्र ज्ञात करने वाला, यौगिक सूत्र ज्ञात करने वाला। बस ये आपके पास इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्टों को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो मान के चलिए आपको जो इस चैप्टर से 5 अंक आने हैं, आपका यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से 5 के 5 अंकों का हासिल करना तय है। और एक बात मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, देखिए मैंने ये वीडियो सिर्फ यूपी बोर्ड को देखते हुए बनाया है। अब अभी तो आप इसमें ये ना सोचें कि आपको ठोस अवस्था में कहीं से पीएचडी करनी है, जी नहीं, जब पीएचडी करने का समय आएगा तो उसमें वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी समय की नज़ाकत ये कहती है कि अभी हम उतने ही पाठ्यक्रम या सिलेबस पर नज़र डालें जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो हम आपका समय ज़्यादा नहीं जाया करेंगे, अब अपना वीडियो का आगे कारवां बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए ये आपके पास टेबल दिया गया है। अब इस टेबल से जनरली क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहा है, जैसे आपको कोई ठोस क्रिस्टल दिया गया होगा, इसका नाम इधर दे दिया गया, और भुजा हो सकता है आपसे पूछ ले कि भुजा किसमें ए बी सी बराबर होंगी भी या नहीं होंगी, और या हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछ ले। इस तरीके का इसका पैटर्न है। जैसे सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्यूबिक, घनी इसको बोलते हैं। ठीक, तो घनी जो होगा भाई इसमें 3 भुजाएं होंगी, ए बी सी, और तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। जो घनी होगा उसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी और उसके अल्फा बीटा गामा तीनों कोण बराबर होंगे, भी कितने, 90 डिग्री के होंगे। और इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, जो पिछले बार पूछा भी गया था, और हो सकता है इस बार ZNS दे दे आपसे, या डायमंड दे दे, इंपॉर्टेंट है, डायमंड मान के चलिए, डायमंड आपसे दे दे, या एलम से दे दे, या KCl दे दे। एग्जाम्पल में कि जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो डायमंड होगा उसका क्रिस्टल सिस्टम किस प्रकार का होगा, तो आपको याद रखना है किस प्रकार का होगा, वो घनी क्रिस्टल का होगा। क्लियर। उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अगला देखिए रोम्बोहेड्रल, और इसका हिंदी के पीछे मत जाइएगा, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसकी डायरेक्ट एज ए इंग्लिश का ही नेम हिंदी में लिख देते हैं रोम्बोहेड्रल, तो उसको हिंदी में भी रोम्बोहेड्रल ही लिख कर दे देंगे। तो रोम्बोहेड्रल होगा, उसमें क्या होगा, उसकी तीनों साइडें तो बराबर होंगी, लेकिन तीनों कोण भी बराबर होंगे आपस में, लेकिन वो तीनों कोण कभी भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हो, ये होगा। और इसका एग्जांपल आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वार्ट्ज आपको याद रखना होगा। इसका स्पेसिफिक नेचर होता है क्वार्ट्ज का कि इसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, और NaNO3 हो जाएगा। और इसमें ये शायद कुछ प्रिंटिंग एरर है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है हमारे पास सेगमेंट, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, ए और बी तो इक्वल होगा लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, ए और बी इक्वल होगा लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों जो हैं 90 डिग्री के एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल आप NH4 अमोनियम ब्रोमाइड याद कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट मुझे लग भी रहा है, बाकी उतने कोई खास नहीं लग रहा है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होगा कि ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, और अल्फा और बीटा तो 90 के होंगे लेकिन गामा जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। और पिछले बार ये आपको एग्जांपल दिया गया था, ये पूछा गया था कि CDS का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो उसकी जालक आकृति होगी वो कैसी होगी, तो कैसी थी उसकी, हेक्सागोनल था। हो सकता है पिछली बार CDS पूछा गया था, इस बार हो सकता है आपसे ZNO पूछ ले, या HGS पूछ ले, या SI या AGI। मेरे हिसाब से AGI और ZNO इंपॉर्टेंट फेवरेबल रहेंगे, सिल्वर आयोडाइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर। अगला सेगमेंट आपसे क्या है, इसमें ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों भुजाएं कभी भी इक्वल नहीं होंगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए और बी और सी आपस में बराबर नहीं होंगे, और अल्फा और बीटा और गामा तीनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे।
अल्फा बीटा और गामा कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इसमें एग्जाम्पल कोई खास नहीं लग रहा, फिर भी आप पोटेशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट को आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या है, मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक क्या होगा, इसमें तीनों साइडें कभी भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये अल्फा और गामा 90 के होंगे, बीटा जो है 90 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब इसमें मेरे हिसाब से कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि जो उतना ज़्यादा एग्जाम में प्रेफर किया जाए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राइक्लिनिक। हो सकता है इसका ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि तीनों साइडें, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कौन सा होगा जिसकी तीनों साइड और तीनों कोण आपस में इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखना, इसकी तीनों साइडें भी इक्वल नहीं होती हैं और तीनों एंगल भी नहीं इक्वल होते हैं आपस में। और इसका एग्जाम्पल आप ये याद रख सकते हो, ये ब्लू विट्रोल है, नीला थोथा, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, ये हो सकता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ज़्यादा बिलोंग कर रहा है, इस पैटर्न, इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट का है 1 नंबर वाला, वो इसमें से बिलोंग कर रहा है। एक चीज़ और है, कभी क्वेश्चन हो सकता है आपसे वहाँ से भी देखने को मिल जाए और पिछले प्रीवियस ईयर आया भी है, यूनिट सेल। क्या होगा, यूनिट सेल, इकाई सेल, ये आपको याद रखना है। इकाई सेल को हम जनरली किससे प्रदर्शित करते थे, जेड से प्रदर्शित करते थे। किससे प्रदर्शित करते थे, जेड से। अब आपके सिलेबस में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर थे, एक तो था SCC, दूसरा था BCC और तीसरा था FCC। SCC का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, और इसका एक दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ आद्य करके। ठीक, ये क्या है, SCC सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, और BCC का क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और FCC क्या क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर, 3 स्ट्रक्चर होंगे और इन तीनों के लिए जो Z की वैल्यू होगी, Z की वैल्यू SCC के लिए 1 होगी, BCC के लिए 2 होगी और FCC के लिए 4 होगी। ये आपको याद रखना है, जो Z की वैल्यू होगी SCC के लिए 1 होगी, BCC के लिए 2 होगी और FCC के लिए 4 होगी। और पिछले साल प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया भी था कि ये पूछा गया था, क्वेश्चन इस प्रकार का था ऑब्जेक्टिव में कि जो होगा किस स्ट्रक्चर में या किस क्रिस्टल में जो होगा परमाणु की संख्या 2 होगी। तो वहाँ पर आपको याद रखना था कि जो BCC होता है उसमें परमाणु इकाई, परमाणु की यूनिट सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर आपने इन दोनों स्लाइडों को सही से कवर कर लिया तो मान के चलिए आपका 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो कन्फर्म है। प्रीवियस, देखिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये आएगा ही, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर जो है एक अनुभव दे रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पिछली बार भी बना था, तो वही उम्मीदें लगाए हुए हैं कि इस बार भी वहीं से बनेगा। बाकी मैं इस वीडियो में किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन वहाँ आएंगे। हाँ, ये है अनुमान के आधार पर मैं आपसे जरूर बता रहा हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ आ सकता है, या तो उस टेबल से आएगा या तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? ठीक, उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ठीक, अब जो है इन दोनों स्लाइडों से रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आया था जो पिछले साल था। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, प्रति एकक कोशिका में कुल 2 परमाणु होते हैं। प्रति एकक कोशिका में कुल 2 परमाणु होते हैं। वही क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था कि ये पूछ रहा है इसमें से किस आकृति में जो है इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो क्या बताया गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब FCC। इसके लिए Z की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। फिर दूसरा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब किसकी बात कर रहा है ये, BCC की बात कर रहा है, और इसके लिए Z की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। और हमको क्या बता रहा है, 2 परमाणु ही बता रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये देखिए टेबल से आ गया। हेक्सागोनल आदिम क्रिस्टल का उदाहरण है, मतलब जो हेक्सागोनल प्रिमिटिव है हमारे पास उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है।
देखिए हमने क्या कहा था, ये पूछा भी गया, कौन सा, CDS। CDS जो है वो हेक्सागोनल एग्जाम्पल है। क्लियर, ठीक। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, ये देखिए ये भी उसी टेबल से क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक क्रिस्टल प्रणाली में ABC जो इक्वल हैं, क्लियर, ABC इक्वल हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, लेकिन वो 90 की इक्वल नहीं है। और ये कौन सा था, आवर्त सारणी जो हमारे पास टेबल हमने अभी आपको दिखाई थी, उसमें जो ये था फिगर रोम्बोहेड्रल वाला था, उसमें क्या था, A और B और C तो इक्वल थे, लेकिन अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। अगर वो 90 के इक्वल हो जाएंगे तो क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाता, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाता। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से क्वेश्चन उठ रहे हैं, या तो जेड पूछ रहा है या तो उसी टेबल से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से बन सकता है। हाँ, अब देखिए क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, स्टोइकियोमेट्रिक दोष का उदाहरण है। स्टोइकियोमेट्रिक दोष का उदाहरण है, और हमने आपसे बताया था शुरुआत की स्लाइड में कि क्वेश्चन इन्हीं जो डिफेक्ट हैं, बिंदु दोष हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन उठ कर आ रहा है। वो 2 नंबर में जनरली आता, लेकिन ये इसमें ऑब्जेक्टिव में उन्होंने डाल दिया है। स्टोइकियोमेट्रिक दोष का उदाहरण है, इसके बारे में अभी आपको इसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप मान के चलिए स्टोइकियोमेट्रिक दोष कौन सा होगा, फ्रेंकल दोष होगा। कौन सा दोष होगा, फ्रेंकल दोष होगा। आप जरा सा भी तनाव ना लीजिए, जब वो अभी एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na आयन के चारों ओर Cl आयन की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na आयन के चारों ओर Cl आयनों की संख्या कितनी होगी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप सोच रहे होगे 6 कैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी तनाव ना लीजिए, अभी जस्ट आगे इसी में बताएंगे। जब अभी वहाँ पर दोष एक्सप्लेन करेंगे ना, अभी जब बिंदु दोषों का जब वर्णन करेंगे हम वहाँ पर, तो वहीं पर इन बातों का हम अध्ययन करा देंगे आपको। ठीक ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल की संरचना होगी वो कैसी होगी, FCC होगी। कैसी होगी, आपकी FCC होगी। क्लियर, चलिए अब हम 2 आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल में अक्षीय दूरी या किनारों की लंबाई होती है। जो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसमें जो साइड का रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, A, B और C तीनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो तीनों होते हैं वो 90 के होते हैं। तो यहाँ एंगल की बात हालांकि की नहीं गई है, तो आपको पता होना चाहिए A और B और C क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अब जो है हमारा क्वेश्चन आ गया डेंसिटी से रिलेटेड, लेकिन हम सबसे पहले अब इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, बिंदु दोषों को समझने की कोशिश करेंगे। किसको समझेंगे हम लोग, बिंदु दोषों को समझेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आगे कुछ करने की इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखो, जनरली देखा जाए जो हमारे पास सॉलिड होंगे उसमें दोषों का हम लोग वर्णन करेंगे। जो सॉलिड होंगे उसमें दोष बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट बिंदु दोष होता है, एक लाइन डिफेक्ट रेखा दोष होता है। तो आपको लाइन डिफेक्ट सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट है, बिंदु दोष है, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर, ठीक। और पिछले साल क्वेश्चन एक आया था, बिंदु दोष क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बिंदु दोष क्या होते हैं, बिंदु दोष का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी 2 नंबर का आया हुआ था। तो हम लोग इस पर अब परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बिंदु दोषों का वर्णन करेंगे। देखिए बिंदु दोष एक्चुअल में होता है क्या, आप पहले समझो। देखिए कोई भी क्रिस्टल होता है, उसके जो परमाणु होंगे उनका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, उनका एक अरेंजमेंट होता है। परमाणु अपनी आदर्श अवस्था में स्थित होते हैं। अगर वो आदर्श स्थिति से उसमें क्या हो जाए, उनकी स्थिति में विचलन आ जाए, उनकी स्थिति में क्या आ जाए, विचलन आ जाए, तो उसमें क्या होता है, एक दोष उत्पन्न होता है जिसे बिंदु दोष कहते हैं। एक दोष उत्पन्न होगा जिसे क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, जालक बिंदुओं के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था, जालक में परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में क्या हो जाए, विचलन हो जाए। विचलन होने से क्या होगा, उसमें एक दोष उत्पन्न होगा जिसे बिंदु दोष कहते हैं, जिसे बिंदु दोष कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। इम्प्योरिटी,
अशुद्धि दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एक इंग्लिश का भी वर्ड है और आपसे एग्जाम में भी डायरेक्ट हिंदी में भी यही लिख के पूछ लेते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। क्लियर? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एक डिफेक्ट होगा, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष होगा और स्टोइकियोमेट्रिक दोष होगा। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बेसिकली दो टाइप का होगा, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, इसको बोलेंगे धातु आधिक दोष, और दूसरा क्या होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा धातु न्यूनता दोष, इसमें धातुओं की क्या होगी न्यूनता हो जाएगी। और मेटल एक्सेस में क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे धातुओं की अधिकता हो जाएगी। क्लियर? और स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा और शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें से कोई अशुद्धि मिल जाए आके, कोई बाहरी अशुद्धि आके मिल जाए, तो उससे क्या होगा उसकी जो क्रिस्टल की अनियमितता होगी उसमें परिवर्तन आ जाएगा, अनियमितता आ जाएगी, उसकी संरचना में क्या आ जाएगी अनियमितता आ जाएगी, उससे क्या होगा एक दोष उत्पन्न होगा जिसे क्या कहेंगे अशुद्धि दोष बोलेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जितना धनायन है उतना ही ऋणायन है, और वो धनायन और ऋणायन का एक निश्चित अनुपात होता है, वो धनायन और ऋणायन का क्या हो निश्चित अनुपात हो। अगर वो अनुपात स्थिर ना रहे, मतलब समझो कि कहीं से परमाणु या धनायन कम हो जाए या धनायन आ जाए, बात समझ पा रहे हो, तो धनायनों और ऋणायनों का क्या हो गया रेशियो कम, जो जितना था उसमें परिवर्तन आ गया, उसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है वहाँ पर सेम नहीं रहने वाला है, अर्थात अनायन तथा धनायनों का जो एक निश्चित अनुपात था वो बराबर नहीं रहने वाला है, तो वहाँ पर एक तब जो दोष उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है कि कोई दोष किसी क्रिस्टल में अनियमितता इस प्रकार आए कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात ना बदल पाए, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात ना परिवर्तित हो पाए, इस प्रकार के दोषों को क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष। क्लियर? आइए अब हम लोग एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अशुद्धि दोष क्या होगा, जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल है और उसमें क्या हो कि कोई बाहरी पदार्थ या बाहरी आयन आकर आ जाए, उसमें बाहरी आयन उसमें आ जाए, क्या हुआ एक अशुद्धि मिल गई, इससे उसकी परमाणु में जो आदर्श स्थिति में अनियमितता आएगी, इस दोष को क्या बोलेंगे अशुद्धि दोष बोलेंगे। किसमें कि उसकी क्रिस्टल के नियमित स्थिति में कोई बाहरी परमाणु या बाहरी आयन धनायन या ऋणायन आकर उसकी आदर्श स्थिति को अनियमित करे, डिस्टर्ब करे। क्लियर? चलिए अच्छा अशुद्धि दोष को समझने से पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जहाँ पर ये पूछा गया था कि Na+ आयन के चारों ओर कितने Cl आयन होते हैं, उसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए Na+ है, Na+ के चारों ओर इधर Cl है, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, अगर इनको सबको पैच करा दें, थोड़ा पास में ले आए, सबको मिला दें तो यही तो होगा। इस Na+ के चारों ओर कितने हैं 4 Cl हैं, 1 2 3 4। अब देखो ये क्या है परतों से मिलकर बना हुआ होगा, एक परत इसके नीचे होगी वो भी बिल्कुल ऐसी होगी। अब वहाँ पर क्या होगा कि ये जो Na+ होगा एक Cl से टच कर रहा होगा नीचे और एक Cl से ऊपर टच कर रहा होगा, 4 यहाँ पर एक अपने से नीचे वाले को और एक अपने से ऊपर वाली परत को टच कर रहा होगा, तो इसीलिए Na+ जो होगा कितने 6 Cl- आयनों से को टच कर रहा होगा वहाँ पर, इसीलिए हमने 6 लगा दिया था। चलिए ठीक, अब देखो हम अशुद्धि दोष को समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पास प्रॉपर Na+ Cl- था, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान के चलिए एक स्ट्रांसियम धनायन आ गया, क्या स्ट्रांसियम धनायन आ गया, ठीक। अब उसने क्या किया Na+ को रिप्लेस कर दिया, और अब देखो यहाँ से Na कितने कम हुए हैं 2 कम हुए हैं, Na+ कितना कम हुआ है 2 कम हुआ, स्ट्रांसियम कितना आया है अकेला। और ध्यान रखिए स्ट्रांसियम जो होता है 2+ होता है, कैल्शियम की फैमिली का स्ट्रांसियम जो होगा वो 2+ होगा। क्लियर? अब ये 2+ इसलिए क्योंकि ये अपने आप को विद्युतीय रूप से उदासीन रखना चाहेगा। अब देखो क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर में अनियमितता आ गई कि नहीं आ गई, देखिए यहाँ पर वैकेंट बन गया, इसके क्या हो गया दोष उत्पन्न हो गया, और ये कौन सा दोष है अशुद्धि दोष है।
क्या हुआ कि जब कोई बाहरी आयन के कारण के परमाणु की जो नियमित स्थिति होती है इसमें अनियमितता आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष बोलेंगे। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होते हैं? जब किसी क्रिस्टल, ठोस क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष आए कि उसके धनायन तथा ऋणायन अपने अणुसूत्र के मूलानुपाती सूत्र में समानुपात में ना हो, मतलब धनायन और ऋणायन का जो अनुपात वो बराबर ना रहे, अनुपात में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनका क्या होना चाहिए, वो सेम नहीं रहेगा। तो इसीलिए उस दोषों को क्या बोला जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आप बात समझ पाए होंगे। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की तो क्या बोल सकते हैं, वे दोष जिनकी उपस्थिति के कारण धनायनों तथा ऋणायनों, धनायन तथा ऋणायनों में अनुपात में परिवर्तन हो जाए, अर्थात उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान ना रहे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कौन सा होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको बोलते हैं धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। इसमें क्या होगा, धातुओं का आधिक्य आ जाएगा, धातुओं की अधिकता आ जाएगी। समझिए कैसे, हमारे पास एक क्रिस्टल है और किसी भी क्रिस्टल में क्या होता है, प्लस माइनस इक्वली होता है, बराबर है, माइनस प्लस अल्टरनेट तरीके से होता है, ये क्रिस्टल था। और दूसरा भी यहाँ पर देखिए क्लियर स्ट्रक्चर था। अब देखो इस स्थिति से क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, इस वाली स्थिति को देखो, यहाँ पर एक ऋणायन कम है, यहाँ पर ऋणायन एक क्या हुआ, चला गया। अब ये ऋणायन चला गया, अब ये जो क्रिस्टल होगा अपने आप को विद्युतीय रूप से उदासीन रखने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जब ऋणायन चला गया तो एक बिंदु खाली हो गया। अब इस खाली बिंदु पर ये क्रिस्टल जो होगा अपने आप को विद्युतीय रूप से उदासीन रखने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका स्थान ले लेगा। कौन स्थान ले लेगा, इलेक्ट्रॉन स्थान ले लेगा। क्लियर, अब देखिए इसके जब यहाँ से ऋणायन चला गया, जब ऋणायन यहाँ से चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, एक ऋणायन कम पड़ गया, ज़्यादा क्या हुआ, धनायन, और धनायन क्या है, धातुएं, इसका मतलब धातु जो है इसमें ज़्यादा हो गई। जब ऋणायन और धनायन बराबर थे, लेकिन ऋणायन जब चला गया तो धनायन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, धातु की अधिकता हो गई कि नहीं हो गई। और यही तो ये बोल रहा है, धातु की आधिक्य दोष, मतलब ऐसा दोष जिसमें धातु की अधिकता हो जाए। तो देखिए यहाँ पर धातु की अधिकता हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा, तो ये जहाँ से ये ऋणायन गया था वहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन ने उसका आके स्थान ले लिया, और इस बिंदु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, केंद्र। क्या बोला जाता है, एफ केंद्र। और एफ केंद्र क्या है, ये यहाँ पर ये मान के इससे क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम समझने की कोशिश, ये कलर सेंटर है। ये क्या है, कलर सेंटर है। ठीक, एफ सेंटर मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलर सेंटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए एफ जो है एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। एफ का मतलब क्या था, फार बेंजेंटेस, एक वर्ड है जर्मन वर्ड फार बेंजेंटेस, उसमें से जो एफ वर्ड लिया गया वो यहाँ पे लिया गया। और फार बेंजेंटेस का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कलर, मतलब ये कलर का सेंटर होगा। इसका मीनिंग ये है, सेंटर, कलर का सेंटर होगा, और मतलब इसमें जो कलर आएगा वो इसी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी एफ सेंटर की वजह से आएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये कौन कौन से दिखाते हैं, NaCl दिखाता है और KCl दिखाता है। NaCl और KCl दोनों ये दोष दिखाते हैं। क्लियर, उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। इसी एफ सेंटर के कारण NaCl का कलर जो होगा येलो हो जाएगा, और KCl का कलर जो होगा वो पिंक टाइप का कुछ हो जाएगा। क्लियर, चलिए उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, इस दोष में ऋणायन चला जाएगा, वहां पर एक बिंदु स्थान हो जाएगा। उस बिंदु स्थान को विद्युतीय रूप से उदासीन करने के लिए उस बिंदु स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उसका स्थान ले लेता है,
और इस प्रकार उसके क्रिस्टल में क्या हो जाती है, क्रिस्टलीय संरचना परमाणु संरचना में एक अनियमितता आ जाती है, जिससे क्या बोलते हैं, धातु आदिक दोष बोलते हैं। और जिस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन आता है उसे एफ सेंटर बोलते हैं, और एफ सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, कलर सेंटर। और एफ ये वर्ड कहाँ से आया है, एक जर्मन वर्ड था फार बेंचेंटेस, जिसका अर्थ होता था कलर सेंटर, उसी से ये एफ वर्ड लिया गया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने अगले दोष की ओर चलेंगे। ये क्या हो जाएगा, मेटल डिफिशियंसी दोष, मतलब धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। अच्छा, अगर इसका दूसरा नाम समझने की कोशिश करें, अगर धातु की न्यूनता हो जाएगी इसका मतलब धातु इसमें कम होगी, तो अगर इसका दूसरा मतलब निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अधातु यहाँ पर बढ़ जाएगी। अधातु बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो अधातु की क्या हो जाएगी, अधातु की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधातु की अधिकता हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, धातु की न्यूनता दोष बोल दिया जाए या अधातु की अधिकता दोष बोल दिया जाए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। और ऐसे पीछे वाले में भी ये बोला जा सकता था, जैसे धातु अधिक दोष, तो यहाँ पर बोला जा सकता था अधातु न्यूनता दोष, उसको ये भी बोला जा सकता था। चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास समझो, इसमें क्या हो जाएगा, धातु की न्यूनता हो जाएगी। मान के चलिए हमारे पास क्या था, ये मेटल था, प्लस चार्ज थे सब, और ये माइनस चार्ज थे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ से क्या हुआ, एक धातु जो है चला गया, और यहाँ पर जो मेटल था उसने अपनी वैलेंसी क्या दिखा दी, +2 दिखा दी। देखो जनरली क्रिस्टल ऐसा था, ठीक, इस क्रिस्टल में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। फिर देखो क्या हुआ कि एक धातु जो है इस पोजीशन वाली, यहाँ पर से ये धातु देखो, यहाँ पर धातु क्या हो गई, खाली हो गई। अब ये धातु भाई, ये क्रिस्टल क्या करेगा, अपने आप को विद्युतीय रूप से उदासीन करेगा। तो उदासीन करने के लिए क्या किया कि जो ये इस पोजीशन का मेटल था, किसी पोजीशन का लीजिए, मैंने मान लिया कि इस पोजीशन का जो मेटल था, जनरली मेटल +1 बना रहा था, लेकिन इसने क्या किया, +2 बना लिया। क्या हुआ, +2 बना लिया और अपने आप को क्या कर दिया, विद्युतीय रूप से उदासीन कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इसमें एक डिफेक्ट तो आ गया ना, इसकी जो परमाणु की आदर्श स्थिति थी उसमें अनियमितता आ गई कि नहीं आ गई। इस अनियमितता के कारण क्या हो गया, अशुद्धि आ गई। कौन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अशुद्धि आ गई। और कौन सी अशुद्धि होगी, मेटल डिफिशियंसी। यहाँ पर देखिए ऋणायन ज़्यादा हो गए और धनायन कम हो गए। धातु की क्या हो गई, न्यूनता हो गई, और अधातुओं की बढ़ गई, अधिकता हो गई। अधातु अधिकता हो गई और धातु जो है वो न्यूनतम स्थिति में आ गई। एक चीज़ यहाँ पे और बात समझने वाली है, देखिए m जो है यहाँ पर +1 दिखा रहा है, यहाँ पर भी +1, लेकिन मौका पड़ते इसने क्या दिखा दिया, +2 दिखा दिया। क्या दिखा दिया, +2 दिखा दिया। इसका मतलब जो m जो है ये क्या कर रहा है, परिवर्ती संयोजकता दिखा रहा है, परिवर्ती संयोजकता दिखा रहा है, मतलब वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है, वेरिएबल वैलेंसी दिखा रहा है, परिवर्ती संयोजकता दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब यह दोष वे परमाणु, वे धातुएं शो करेंगे जिनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, अर्थात डी ब्लॉक की। जो डी ब्लॉक की धातुएं होंगी वो ये संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, जैसे फेरस हो गया। बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, धातुओं की न्यूनता हो जाएगी। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि धनायन और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऋणायन ज़्यादा हो गए, धनायन कम हो गए, और पिछले वाले में देखिए धनायन ज़्यादा हो गए थे, ऋणायन कम हो गए थे। तो क्या हो रहा था, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बराबर नहीं हो रहा था, इसीलिए इनको क्या बोला गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला गया। बात समझ में, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं था। चलिए अब हम लोग अपने अगले दोष की ओर चलते हैं।
क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, रिक्तिका दोष, इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष। इसको क्या बोला जाएगा, रिक्तिका दोष। इस दोष में क्या होगा, देखिए इस दोष में क्या होगा, कुछ अवयवी कण जो होंगे वो अपने स्थान से हट जाएंगे, अवयवी कण जो होंगे वो अपने स्थान से हट जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ से ये और ये अपने स्थान से हट गए, एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर ये था लेकिन यहाँ से ये दोनों हट गए। इस दोष में क्या होगा, कुछ अवयवी कण अपने स्थान से हट जाएंगे, लेकिन एक बात, समान मात्रा में हटेंगे। अगर आयनिक यौगिक है तो उसमें प्लस माइनस, जितना प्लस हटेगा उतना ही माइनस हटेगा, लेकिन जनरली ऐसे यौगिक होते हैं जो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। अनायनिक यौगिक जो है ऐसे रिक्तिका दोष दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ परमाणु जो होंगे अपने स्थान से हट जाएंगे और रिक्तिका दे देंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, रिक्तिका दोष बोला जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष में क्या हो जाएगा कि ये जो इनका अंतरकाशी जो है, ये अंतरकाशी देखो बोला जाता है, जैसे ये सबको मिला दो, जैसे अभी इन परमाणुओं को मिला दो, परमाणु को जैसे मिला दिया जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये मिलाने पर जैसे इन परमाणुओं को आपस में मिला दिया जाए, तो मिलाने पर समझो यहाँ पर जैसे इनको मिलाया जाए तो ये जो खाली स्लॉट होगा, ये वाला स्लॉट, इसको क्या बोला जाता है, अंतरकाशी। ये जो स्लॉट होगा ये क्या होगा आपका, ब्लू वाला, ये क्या होगा, अंतरकाशी। तो ऐसे ही अंतरकाशी में क्या हो जाए, परमाणु आ जाए, इसको क्या बोला जाता है, अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष में क्या हो जाए कि कहीं से परमाणु अंतरकाशी में उसके आ जाए, और इसमें भी इक्वल रेशियो में आएंगे, कम होंगे तब भी बराबर अनुपात में कम होंगे, अगर आएंगे तो, अगर अपोजिट आयन है तो बराबर अनुपात में आएंगे भी। इससे क्या होगा, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। धनायनों और ऋणायनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, उम्मीद है आपकी बात समझ में होगी। और अंतरकाशी दोष में क्या होगा कि कहीं से परमाणु उसके अंतरकाशी में आ जाए। देखिए जनरल स्ट्रक्चर उसका ये था, और उसकी स्ट्रक्चर में जो आदर्श स्थिति उसमें क्या आ गई, अनियमितता आ गई। क्लियर, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड। देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, देखिए एक साइंटिस्ट थे एक साइंटिस्ट थे, रूसी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रैंकल। उन्होंने 1926 में एक डिफेक्ट खोजा। देखो क्या देखा इसमें, जैसे आपके पास एक क्रिस्टल है, कोई आयनिक क्रिस्टल है, कुछ इस प्रकार है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, जैसे धनायन ऋणायन ऐसे एडजस्ट होने चाहिए, लेकिन क्या हो जाए, कोई धनायन उठकर अंतरकाशी में आ जाए। अंतरकाशी का मतलब ये जो इस पार्ट में, यहाँ पर, ये अपनी स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर, ये जो खाली वाला स्लॉट था यहाँ पर आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए। बात आप समझ पा रहे हो कि कोई धनायन अपनी स्थिति को छोड़कर अंतरकाशी में चला जाए, तो उसमें क्या होगा, देखिए इसके स्ट्रक्चर में अनियमितता आ गई कि नहीं आ गई, होना ऐसा चाहिए था लेकिन हुआ ऐसा आ गया। देखिए कैसा हो गया, मतलब परमाणुओं में जो परमाणुओं की स्थिति थी उसमें क्या हो गई, अनियमितता आ गई। तो इससे क्या होगा, एक दोष उत्पन्न हुआ, जिससे कौन सा दोष बोला गया, फ्रैंकल दोष बोला गया। कौन सा दोष बोला गया, फ्रैंकल दोष बोला गया। और एक चीज याद रखिए, अच्छा अब आप लोग समझो, यहाँ पर देखिए ये धनायन उठकर तो यहाँ पर आया, लेकिन है तो इसी क्रिस्टल में। इसका मतलब क्या हुआ, धनायन और ऋणायनों का अनुपात समान है कि नहीं है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा, जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है, जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। इसका इसीलिए तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्लियर। दूसरी बात, धनायन और ऋणायन हैं तो दोनों एक ही में, मतलब धनायन गया है उठकर अंतरकाशी में, लेकिन है तो वो उसी क्रिस्टल में। इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक चीज यहां देखिए, पीछे वाले में जो अंतरकाशी दोष था, इसमें घनत्व तो क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था, क्योंकि परमाणु अलग से आ जा रहे थे, इसका घनत्व बढ़ जा रहा था।
क्लियर। अच्छा, और फ्रेंकल दोष में क्या होगा, घनत्व पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने धनायन ऋणायन है उतने ही वो एज इट इज सेम वैसे ही बने हुए हैं। क्लियर, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल है ZnS और AgBr, इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट दिखाता है। जो AgBr है, इसको खास बात ये है कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट भी दिखाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है। आप ZnS ले लीजिए, AgBr ले लीजिए, या AgI ले लीजिए, AgCl ले लीजिए, ये सब क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। ये क्या है, आपके सब फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग कौन सा डिफेक्ट देखेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में देखो क्या होगा, जनरली देखो क्रिस्टल क्या है, ऐसा होता है प्लस माइनस अल्टरनेट में होगा, धनायन ऋणायन के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट के अकॉर्डिंग धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल छोड़कर चले जाएं, धनायन या ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल छोड़कर चले जाएं। देखिए इसमें से क्या हुआ, एक धनायन यहाँ से एक धनायन यहाँ से चला गया और एक धनायन यहाँ से चला गया, और एक ऋणायन यहाँ से गया है और एक ऋणायन यहाँ से गया है। दो ऋणायन गए हैं और दो ही धनायन गए हैं, लेकिन समान अनुपात में गए हैं। समान अनुपात में गए हैं कि नहीं गए हैं, इसका मतलब अभी भी धनायनों और ऋणायनों का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब इस यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफेक्ट पढ़ते हैं, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते हैं। क्लियर। तो फ्रेंकल शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि जब धनायन तथा ऋणायन समान मात्रा में क्रिस्टल छोड़कर चले जाएं, तो उसकी नियमित आकृति, आदर्श आकृति, मतलब आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाने की को क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, देखो इसमें धनायन ऋणायन छोड़कर चले गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व क्या होगा, घटेगा। घनत्व क्या होगा, घटेगा। घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर। तो आप लोग जो है इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी थ्रो आउट कर सकता है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए, तब वहां पर भी आपको ये अंतर बताने हैं। क्लियर। समानता दोनों में क्या है, दोनों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं, सॉरी दोनों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, लेकिन अंतर उसमें क्या है कि जो फ्रेंकल होता है उसका घनत्व जो होगा परिवर्तित नहीं होगा, और जो शॉर्टकी दोष होगा उसमें घनत्व का परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर। और उसमें क्या होता था फ्रेंकल में कि धनायन जो होता था उसी क्रिस्टल में रहता था, छोड़कर अंतरकाशी में चला जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि धनायन जो है क्रिस्टल ही छोड़कर चला जाएगा, उसमें ऋणायन छोड़कर नहीं जाते थे क्रिस्टल, इसमें ऋणायन भी छोड़कर चले जाएंगे। क्लियर। कुछ दो चार पॉइंट्स यही हो गए आपके। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक आए हुए थे, हमने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए, जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ये तो घनत्व वाला हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन क्या था ये, देखिए क्वेश्चन आपके सामने था, स्टोइकियोमेट्रिक दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। अब स्टोइकियोमेट्रिक दोष की परिभाषा आपको लिख देनी है, फ्रेंकल दोष डिफाइन करके उसका चित्र बना दीजिए, और शॉर्टकी जो दोष है उसका भी चित्र बना दीजिए, बात खत्म, 2 नंबर आपके तैयार। क्लियर। ठीक। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे। देखिए अगला ये क्वेश्चन था जो पिछले ही साल आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था ये, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों के चित्रों का सहायता से समझाइए। तब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोषों की परिभाषा आपको लिख देनी है कि वे दोष मतलब जो है इस प्रकार हो कि उसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो है समान ना रहे, परिवर्तित हो जाए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाए। अब इसमें क्या होता है, एक मेटल अधिक दोष होता है, दूसरा जो होता है मेटल न्यूनता दोष होता है। दोनों को एक्सप्लेन कर दिए चित्रों के साथ, आप उसको समझा दीजिए। 2 नंबर का आया हुआ है। क्लियर। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और आया हुआ है, पिछले ही साल आया हुआ था उसी सेगमेंट पे। ठोस में बिंदु दोषों के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। पहली बात आपको बिंदु दोष बता देने और प्रकार आपको बता देने। भाई 3 प्रकार के होते हैं, एक
अशुद्धि दोष होता है और स्टोइकियोमेट्रिक दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को भी कैटेगराइज कर दीजिएगा। ये भी 2 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन का ये पैटर्न है, एक क्वेश्चन इस पैटर्न से आ सकता है कि देखिए जैसे दिया गया है, ये पिछले साल 2022 में आया हुआ है, चांदी CCP, आप जो है FCC भी यहाँ पर ले सकते हैं। CCP और FCC में दोनों की यूनिट सेल क्या होती है, 4 होती है, जाली बनाती है और इसके क्रिस्टल के एक्सरे अध्ययन से पता चलता है कि इसके कोशिका के किनारे की लंबाई कितनी है, 4.8.6 पिकोमीटर। चांदी के घनत्व की गणना करनी, परमाणु द्रव्यमान 107.9 दिया गया है। घनत्व की गणना करनी है, घनत्व बराबर क्या होता है यहाँ पर, घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। Z क्या होता है, इकाई सेल संख्या, और ये FCC दिया गया है तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। M क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, ये आपको सीधे दिया गया है 107.9 अपॉन A क्या है, भुजा की लंबाई, ये देखो किनारे की लंबाई दे देगी, तो क्या है ये 408.6। लेकिन ये किसमें, पिकोमीटर में दिया गया है, तो पिकोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, क्लियर। और पिकोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इस पर क्यूब लगा हुआ है तो आप क्या करिए, क्यूब लगा दीजिए, क्लियर। मल्टीप्लाई Na क्या है, आपका एवोगाड्रो नंबर है, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आप बस इसकी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, पिछले साल ये आया हुआ था 2 नंबर में कि आपको इसके घनत्व की गणना करनी है। हो सकता है इस साल कुछ घनत्व दिया गया, भुजा की लंबाई पूछ ले आपसे। एक क्वेश्चन और था इसी टाइप का, जैसे आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, ये देखिए, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि बताया गया n एलिमेंट है BCC ज्योमेट्री, तो आपको डेंसिटी फाइंड करना है, यूनिट सेल की डेंसिटी, आपको यूनिट सेल का घनत्व की गणना करनी है, यूनिट सेल की घनत्व की गणना करनी है। अब देखो BCC स्ट्रक्चर दिया गया, तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और परमाणु द्रव्यमान M की वैल्यू आपको इसमें डायरेक्ट दे दी गई, कितनी 50 दे दिया गया है। किनारे की लंबाई 290 pm दे दिया गया है, किनारे की लंबाई 290 pm दे दिया गया, अर्थात इसको क्या दे दिया गया, A दे दिया, कितना 290 पिकोमीटर। तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 290 इंटू 10⁻⁻12, ये आपको A दे दिया गया है। तो आपको घनत्व की गणना करनी है, अर्थात D की कैलकुलेशन करनी है। आपका वही फार्मूला D बराबर D इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, क्लियर। तो Z की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और A की वैल्यू हो जाएगी 290 इंटू 10⁻12, और क्यूब लगा हुआ है तो पूरे पे हम क्या करेंगे, क्यूब लगा देंगे और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देंगे, और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन आया था ये पिछले साल 2022 में। ये क्वेश्चन क्या था कि एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। देखो क्या बताएगा, और उसकी लेंथ कितनी, एज लेंथ कितनी दे देगी, 508 pm। इफ द रेडियस ऑफ कटायन इज 1110 pm, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अनायन। ये बताया गया है
कि आपके पास धनायन की त्रिज्या जो है 110 pm है, तो आपको अनायन की त्रिज्या की कैलकुलेट करना। देखो आपको धनायन की त्रिज्या दे दी गई है 110 pm, तो आपको ऋणायन की त्रिज्या जो है गणना करनी, जबकि भुजा की लंबाई कितनी दे दी गई है 508 pm। क्वेश्चन देखो ये कह रहा था, एक आपके पास क्रिस्टल है जो FCC कैटेगरी का बना हुआ है, ठीक, उसके एक कोर की लंबाई कितनी 508 पिकोमीटर है, उसके धनायन की त्रिज्या, उसमें जो परमाणु धनायन ऋणायन परमाणु है, धनायन परमाणु की त्रिज्या जो है 110 पिकोमीटर है, तो ऋणायन परमाणु की त्रिज्या की गणना करनी है। इसका एक सीधा सपाट सा फार्मूला होता है 2r प्लस r माइनस इक्वल्स टू 508, r प्लस r माइनस इक्वल टू 508, और ये जो 2 होगा इसके अपान में आ जाएगा। अब r प्लस की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है 110 प्लस r माइनस, इसको जब इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 254 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको उधर भी दिए माइनस का हो जाएगा, r माइनस इक्वल टू 254 माइनस 110, तो r माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 पिकोमीटर। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर? तो उम्मीद है आपके बात समझ में आई होगी। तो अब हम लोग जो है ये समझ गए हैं कि इस सॉलिड स्टेट के चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, और बाकी कुछ अदर पॉइंट्स भी रहेंगे, तो अपने मैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में उसमें आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद।